9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की, जो भारत को उद्यमिता के वैश्विक केंद्र में बदलने की दिशा में एक साहसिक कदम के रूप में देखा गया। करोड़पतियों के साथ मंच के पीछे हमारे साप्ताहिक भारतीय स्टार्टअप। आज मैं यहाँ यह जानने के लिए आया हूँ कि स्टार्टअप इंडिया ने भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैसे आकार दिया है। इसीलिए जब स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016 में शुरू हुआ था, तो भारत में DPIIT के तहत सिर्फ 500 पंजीकृत स्टार्टअप थे। हालांकि आज यह संख्या बढ़कर 1.59 लाख से अधिक स्टार्टअप हो गई है और ये स्टार्टअप कर छूट से लेकर आसान अनुपालन मानदंडों तक की पहल के तहत लाभ के लिए पात्र हैं। लेकिन यह केवल पिछले 9 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या के बारे में नहीं है। भारतीय स्टार्टअप ने $155 बिलियन का अविश्वसनीय फंडिंग जुटाया है। अकेले 2022 में इकोसिस्टम में $25 बिलियन से अधिक का प्रवाह हुआ और इन स्टार्टअप ने 16 लाख नौकरियां भी पैदा की हैं। देश में 100 से अधिक हैं, जो 9 वर्षों में 10 गुना उछाल है। लेकिन यह वास्तविक खेल परिवर्तक निश्चित रूप से 2014 में नवाचार रहा है। भारत केवल अनुदान दे रहा था 6000 पेटेंट, लेकिन 2024 में तेजी से आगे बढ़ते हुए यह संख्या 1 लाख पेटेंट तक पहुंच गई है, जो 16 गुना वृद्धि है। और यह नवाचार है जिसे विश्व स्तर पर मान्यता दी जा रही है। भारत 2015 में 81वें स्थान से 2024 में 39वें स्थान पर वैश्विक नवाचार सूचकांक में पहुंच गया है। ठीक है, तो अब हम 2015 में कुछ वास्तविक दुनिया के प्रभाव के बारे में बात करते हैं। भारत का ई-कॉमर्स बाजार बस शुरू हो रहा था। उस समय इसकी कीमत लगभग $14 अरब थी और ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादातर टियर 1 शहरों तक ही सीमित थी। लेकिन आज बाजार $100 अरब से अधिक हो गया है और फ्लिपकार्ट, स्विगी, मीशो और जाटू जैसी कंपनियां अब टियर 2 और टियर 3 शहरों में ग्राहकों तक पहुंच रही हैं, जो वास्तव में कुछ ऐसा है जो GL से सस्ती इंटरनेट के बिना संभव नहीं होता। यह मानना आसान है कि भारतीय स्टार्टअप केवल पश्चिम की नकल कर रहे थे। कस्बों और चलो त्वरित वाणिज्य को न भूलें। किसी अन्य देश ने इस तरह से इसे नहीं तोड़ा है जिस तरह से भारत ने किया है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो ऐसे मॉडल बना रहे हैं जो लाभदायक हैं या लाभदायक बनने के रास्ते पर हैं, जबकि वैश्विक खिलाड़ी जैसे डोरडैश इसे काम नहीं कर सका। अब आइए फिनटेक के बारे में न भूलें। UPI ने भारत में डिजिटल भुगतान के लिए खेल को बदल दिया और ये फोन पे जैसे स्टार्टअप थे जिन्होंने इसे सभी के लिए सुलभ बना दिया। पिछले महीने ही फोन ने लगभग 88 बिलियन UPI लेन देन संसाधित किए, जो मूल्य के मामले में लगभग आधा बाजार है। और फिर एक अन्य उद्योग जिसके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहता हूँ, वह है स्पेस टेक। इसलिए भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप अविश्वसनीय चीजें कर रहे हैं। स्काईरूट एरोस्पेस और यूगोल कॉस्मोस ने भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित रॉकेट लॉन्च किया, जबकि पिक्सेल ने नासा से $476 मिलियन का अनुबंध हासिल किया। और भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप की अगली लहर पहले से ही अंतरिक्ष शहरों और पुनः प्रयोज्य रॉकेट जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम कर रही है। क्विक कॉमर्स में अपने प्लेटफॉर्म पिन कोड के साथ कंपनी पिछले साल ही बाहर हो गई थी और अब यह 10 मिनट की किराना डिलीवरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए घूम रही है। और ET की एक रिपोर्ट के अनुसार यह फोन पे को अपने स्वयं के क्विक कॉमर्स व्यवसाय में उद्यम करने वाली पहली भुगतान कंपनी बनाता है। और यह बदलाव 2026 में IPO के लिए उनकी योजनाओं से भी जुड़ सकता है। अपने व्यवसाय में विविधता लाने से वे अपने सार्वजनिक पेशकश से पहले निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक रूप से स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन जेप्टो और ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्मों के विपरीत, जो क्विक कॉमर्स के लिए अपने स्वयं के डार्क स्टोर बनाने पर भरोसा करते हैं, पिन कोड एक अलग दृष्टिकोण अपना रहा है। जैसे कि जियोमार पिन कोड गन स्टोर्स के साथ साझेदारी कर रहा है। स्थानीय बॉम्ब और पॉप दुकानें ऑर्डर और डिलीवरी को पूरा करने के लिए फोन पे डिलीवरी फ्लीट और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स जैसे शैडो फैक्स मिश्रण के माध्यम से संभाली जा रही हैं। खबरों में ऐसा लग रहा है कि डंजो अंततः 13 जनवरी तक इसका ऐप और वेबसाइट पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके हैं। यह पतन